और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 15 अगस्त को देखते हुए आईबी ने अलर्ट जारी किया है। 10 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और रेडिकल ग्रुप से खतरे की जानकारी दी है। आईबी के इस अलर्ट में 8 जुलाई जापान के पूर्व पीएम पर हमले का जिक्र है। दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि 15 अगस्त के आयोजन स्थल पर स्ट्रिक्ट एंट्री के नियम लागू किए जाएं। खुफिया एजेंसियों ने उदयपुर और अमरावती की घटना का जिक्र करते हुए निर्देश दिए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेडिकल ग्रुप और उनकी एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाक आईएसआई, जैश और लश्कर के आतंकियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देकर आतंकी हमले के लिए उकसा रहे हैं। आईबी ने रिपोर्ट में लिखा है कि आईएसआई ने लश्कर-ए-खालसा नाम का नया संगठन बनाया है। इसमें अफगान फाइटर्स को शामिल किया गया है। ये आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है, इसीलिए 15 अगस्त से पहले इस पर नजर रखी जाए। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से डिटेल में इस अलर्ट में कहां किस तरीके से खतरा है ये बताया गया है, जाहिर तौर पर सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाएंगी क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। बिल्कुल नेहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से पिन पॉइंटेड जानकारियां दी गई हैं सभी सुरक्षा एजेंसियों को, राज्यों की पुलिस को, और ये कहा गया है कि इस तरीके के खतरे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भीड़ होती है, लोग आते जाते हैं उस पूरे इलाके में। इसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया है कि ऐसे एरिया में रेडिकल ग्रुप एक्टिव हो सकते हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। 10 पन्नों के अपने अलर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से कहा गया है कि 15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा के जहां चाक चौबंद इंतजाम करने हैं, तो वहीं अलकायदा और जमातुल मुजाहिदीन के टेररिस्टों से भी खतरा हो सकता है, इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें कहा गया है कि 8 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। उस तरीके का कोई खतरा न हो, इसलिए स्ट्रिक्ट एंट्री किया जाए, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसके पास आइडेंटिफिकेशन की पूरी जानकारी नहीं है उसको अंदर जाने नहीं दिया जाए। तो इस तरीके के कड़े निर्देश इस बार दिए गए हैं। नेहा, जिस तरीके का खतरा है उसी तरीके की तैयारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात इसमें ये कहा गया है कि लश्कर-ए-खालसा एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जिसको कि आईएसआई की तरफ से बनाया गया है और ये लश्कर-ए-खालसा जम्मू कश्मीर के इलाके में खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब देश में छिड़े तिरंगा विवाद की, क्योंकि कल केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से सांसदों की तिरंगा बाइक रैली हुई थी, जिसमें विपक्षी सांसदों के न होने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। आज राहुल गांधी और फेसबुक और ट्वीट के जरिए इसका जवाब उन्होंने दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी तिरंगे से प्यार दिखाती है, लेकिन उसकी मात्र संगठन ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए लाखों देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन एक संगठन ने तिरंगे को अपनाने में हमेशा मना किया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया गया। आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास दोहरा रहे हैं, हर घर तिरंगा मुहिम चला रहे हैं। सिर्फ अपने प्रचार में डूबे उन लोगों से मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? तीसरा सवाल, चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं फेसबुक के जरिए। सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 52 साल बाद तिरंगे की याद क्यों आ रही है। ये 3 सवाल आपको एक बार फिर से बता देते हैं जिसको लेकर संघ पर राहुल गांधी का निशाना है। 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? दूसरा सवाल, खादी से राष्ट्र ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? और तीसरा सवाल, चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहीं से अपराध बोध भाजपा का निकल रहा है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में
तिरंगा फहराया था। आज उसी तिरंगे को स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। पर प्रधानमंत्री जी एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मातृ संगठन ने अपने कार्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? मैं देख रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिए। रिकॉर्ड मैंने निकाले कि सावरकर और गोलवरकर ने कभी तिरंगा लेकर के यात्रा निकाली हो, क्योंकि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जब मुल्क आजाद हुआ उन्होंने तिरंगा फहराने से मना किया 50 साल तक, 52 साल तक। आज वो तिरंगे को लेकर के जो है कह रहे हैं कि हम, ये कहाँ का मजाक है? आपका अपना तो कोई इतिहास है नहीं, जो दूसरों का इतिहास है उसको आप जुड़े। तिरंगा इस देश के हर देशभक्त के सीने में है। आइए अब आपको दिखाते हैं कल बाइक रैली में कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के ना पहुंचने पर बीजेपी ने किस तरह से हमला बोला था। किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही है। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। तो आज आप मुझसे विपक्ष के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए, पूछिए, क्या दरकार थी कि उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाए? क्या ये उनका भी एक अधिकार, साथ साथ उनका भी कर्तव्य नहीं? हर हिंदुस्तानी को की शान में वो भी जुड़े। उनके जो विवेचना है, विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसीलिए हम दो मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। और अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की। कल ये मामला अचानक गर्मा गया क्योंकि कल शाम नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। ईडी की इस कार्रवाई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीति फिर से शुरू हो गई। मिस्टर गांधी, आज ईडी ऑफिशियल्स ने सील किया है सर। वुड यू वांट टू रेस्पॉन्ड? मिस्टर गांधी, स्क्रीन पे राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए हैं। सामने आप देख सकते हैं, अभी कर्नाटक से वापस लौटे हैं और ईडी ने आज केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में। मिस्टर गांधी, ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर सील किया है। कर्नाटक के दौरे से बुधवार रात करीब 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने सवालों की झड़ी थी। राहुल खामोशी से सवाल सुनते रहे और रवाना हो गए। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस कह रही है याचना नहीं, अवरण होगा। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत। भगाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together,
And I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. दरअसल कांग्रेस का गुस्सा भड़का है ईडी की कल की कार्रवाई से। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से कई दिनों में करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब के बाद मंगलवार को नेशनल हेराल्ड समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद बुधवार शाम 5:15 बजे दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी open without prior permission from the Directorate of Enforcement, B Block, Parvartan Bhavan, APJ Abdul Kalam Road. That's the address. That's the address. कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के दफ्तर में ईडी के ताले के बाद 3 जगहों पर जबरदस्त हलचल से सियासी सरगर्मी और तेज हो गई। सवाल उठा कि क्या जैसे ईडी ने पूछताछ के बाद संजय राउत, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्या कोई कार्रवाई का कदम ईडी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक उठा सकता है? हम लोगों को लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इन इशू पे पूरा देश एक है और ये मुद्दे लोगों के बीच बार बार जाए, जिसके कारण ये किस लिए किया, क्यों किया, ये सरकार जवाब देगी। अब सवाल ये है कि क्या आगे ईडी गांधी परिवार के घर तक जांच कर सकती है? क्या सोनिया राहुल से 8 दिनों में 62 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है? सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही अमित भारद्वाज राहुल गांधी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कल दफ्तर को सील किया गया, कांग्रेस दरअसल इस पूरे मुद्दे को अब एस्केलेट कैसे करेगी? क्योंकि लगातार गांधी परिवार की साख पर जो चोट ईडी की तरफ से की जा रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इस जांच की आंच राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर तक भी पहुंचेगी? देखिए, कल अफवाहों का बाजार गर्म था और दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने, अमित अभी राहुल गांधी के घर के बाहर ही है, देखा कि आपने दिल्ली पुलिस ने किस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। इधर लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पहुंचे। दरअसल हमने तो महंगाई पर बैठक बुलाई है और महंगाई पे दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ईडी से पूरा फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की महंगाई पर, कि सरकार ने धरना मना है, दिल्ली पुलिस ने धरना मना है कह के हमें महंगाई पर जनता की आवाज को उठाने से मना किया है। कल उनका एक व्यापक प्रदर्शन है पूरे देश भर में और उसकी अनुमति उनको नहीं दी गई है। तो सीधे तौर पे ईडी पर सीधे सारा ठीकरा ना फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ईडी का डर हम लोग को दिखाया जा रहा है ताकि हम महंगाई पर धरना ना करें। और इसी मद्देनजर नेहा, आज 9:30 बजे कांग्रेस के तमाम संसदीय दल की बैठक है, सारे सांसद वहां पे मौजूद रहेंगे। क्या हंगामा अब सड़क से लेके अब संसद में बरपेगा, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का तो एहसास है कि ईडी का शोर ना करके कहीं ना कहीं महंगाई पर अगर जोर दे तो कानूनी लड़ाई के साथ सियासत भी गरमाई रहेगी। अमित भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए। अमित, कल जब राहुल गांधी से उनके कमेंट्स मांगे गए इस पूरे मामले पर तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आज क्या वो कोई फॉर्मल स्टेटमेंट इस पर दे सकते हैं? जी नेहा, देखिए कल रात हम लोग T4 एयरपोर्ट पे थे, IGI के T4 टर्मिनल पे थे और वहां पे राहुल गांधी देर रात पहुंचे। हमने उनसे कई सारे सवाल पूछने की कोशिश की, उनसे ईडी का जो पूरा एक्शन है हेराल्ड ऑफिस पे, यंग इंडियन ऑफिस पे, उस पे जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस वक्त हम राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर हैं। मौसमी बता रही थी कि कल किस तरह से यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल अलग है। देखिए, दोनों तरफ सड़क में कहीं बैरिकेड आपको नहीं दिखाई देगी और नॉर्मल जो बैरिकेड सड़क के कॉर्नर्स पे रखे होते हैं वैसे ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कहीं एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये है
कि राहुल गांधी, कल तो उन्होंने जवाब नहीं दिया ईडी और नेशनल हेराल्ड मामले पे, लेकिन क्या आज राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद में इस मामले को उठाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से रुख साफ कर दिया है कि वो महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को और ईडी के एक्शन पे पूरा हंगामा आज पार्लियामेंट में करेगा, इन मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद। तो ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी भी खुल के उनके समर्थन में आएंगे, क्या राहुल गांधी भी सरकार से सवाल पूछेंगे? ये सारी तस्वीर आज कुछ देर में साफ हो जाएगी जब राहुल गांधी अपने मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिखा देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर कैसे घमासान की स्थिति में आ चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन और गौरव भाटिया, सुनिए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले?